ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। निर्मला के घर में आते ही सास कमला जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। निर्मला की शादी 6 महीने पहले ही हर्षित से हुई है। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद जानकी और उसके पति हर्षित ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में निर्मला के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निर्मला को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। निर्मला ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। निर्मला अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका न दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर कमला जी ताने न मार सके। निर्मला 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब हर्षित उसे लेने गया था तो पता चला कि निर्मला अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। हर्षित वहीं पर रुककर उसका इंतज़ार कर रहा था कि तभी कमला जी का फ़ोन आ गया। हर्षित उन्हें बताता है कि निर्मला अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर कमला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फ़ोन पर हर्षित से ना जाने क्या बात हुई। हर्षित निर्मला को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो निर्मला को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी निर्मला के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। हर्षित उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्षित के व्यवहार से दुखी निर्मला रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही कमला जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। निर्मला, जो हर्षित के बर्ताव से पहले ही बहुत दुखी थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। हर्षित ने निर्मला से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। निर्मला, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं, उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आप बताना भूल गई कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है।
निर्मला के ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद न थी। उसका जवाब सुनकर, उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। कमला जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई। अब दूसरी कहानी। एक सोसाइटी में 2-3 दिनों से घरों में पानी नहीं आ रहा था। इस सोसाइटी के बाहर नगर पालिका का नल था जिसमें पानी आ रहा था। इस नल पर 4 महिलाएं पानी भरने आई हुई थी। सभी बातों बातों में अपने बेटों की तारीफ किए जा रही थी। वैसे ही हर एक माँ के लिए उसका अपना बेटा ही सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए इस वार्तालाप में सभी अपने अपने बच्चों की तारीफों के पुल बना रही थी। एक महिला बोली, मेरा बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा डॉक्टर बना है, उसके पास आने वाला हर एक मरीज ठीक होकर ही जाता है। दूसरी महिला ने कहा, मेरा बेटा तो पढ़ लिख कर वकील बन गया है और वह आज तक एक भी केस नहीं हारा है। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे को पढ़ाई करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वह पढ़ पढ़ कर एक शिक्षक बन चुका है और अब दूसरे बच्चों को पढ़ाता है। तब थोड़ी साधारण सी दिखने वाली चौथी महिला बोली, मेरा बेटा वैसे तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वह एक किसान है और अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है। सारी महिलाएं आपस में बातें कर ही रही थी कि तब पहले महिला का बेटा, जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वहाँ से गुजरा। डॉक्टर साहब ने अपनी माँ और दूसरी औरतों को देखकर प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। उसके बाद दूसरी और तीसरी महिला के भी बेटे एक के बाद एक वहाँ से गुजरे और सभी को नमस्कार करके वह भी वहाँ से चले गए। सभी महिलाएं खुश थी कि उनके बेटों के संस्कार कितने अच्छे हैं कि तभी वहाँ से चौथी महिला का किसान बेटा आते हुए दिखा, जो अपनी माँ के सिर पर पानी का घड़ा देखकर दौड़े दौड़े उसके पास आया और घड़ा तुरंत अपने हाथों में ले लिया। बेटा बोला, माँ भला तुम क्यों चली आई, मुझे बोल दिया होता मैं ही पानी ले आता। बाकी सभी तीनों महिलाओं की आंखें फटी की फटी रह गई इस किसान बेटे के संस्कार देखकर। सिर्फ पढ़ने लिखने से आदमी संस्कारी नहीं हो जाता, वह संस्कारी तब होता है जब उसे ये सारे संस्कार व्यवहार में सिखाए जाते हैं। बड़ों को मैं कहना चाहूँगा, इस तरह के संस्कार व्यवहार में सिखाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर वही दोहराते हैं जो घर में उनके बड़े या बुज़ुर्ग लोग करते हैं। ये कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि हर माँ को अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो कितनी बखूबी वो निभाती हैं। ये कहानी सभी बच्चों के लिए है कि उनका ध्यान इस बात पर जाए कि जब हमारे बड़े अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूलते तो हमें भी अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।